हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, छोटी छोटी सी है। और आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बिल्कुल बेसिक पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर्स, और हम देखेंगे स्टीरियो सेंटर्स के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो आज आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहा है और बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है क्योंकि टॉपिक छोटे, बस सवाल इसमें ज्यादा होंगे। तो आधे सवाल मैं करूंगा, आधे तुम करना, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, होमवर्क दे दूंगा आधे। ठीक, चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं, पेन देना। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान से देखो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या होती है। ठीक, और बेसिक टर्म देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में शुरू होगा, लेकिन हमें कायरल सेंटर्स, स्टीरियो सेंटर्स के बारे में समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लास्ट टर्न पर एक आइसोमर इसका रह गया था, ट्रक्सिनिक एसिड का, वो बना लेते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे लिख लो। कैसे लिख लो भैया? ए बी बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। मैंने क्या बोला था? ऑल डार्क कर दो, सारे के सारे डार्क कर दो। एक बार ए को डार्क कर दो तो बाकी सारे डैश हो जाएंगे। एक बार बी को डार्क कर दो, बाकी सारे डैश हो जाएंगे। अब कॉम्बिनेशन दो दो के लेने हैं तो ए डार्क कर देंगे। ठीक है सर बी बी ले सकते हैं क्या? आप मुझे एक बार बताओ, अगर तुम ए को डार्क करते हो और बीबी को डैश करते हो तो नीचे से देखोगे तो बीबी डार्क हो जाएगा, तो ये नहीं ले पाओगे। ठीक है मालिक, ए बी को डार्क कर सकते हो। सर ये वाला ए और ये वाला बी ले सकते हैं, इनको डार्क कर सकते हो। ठीक है, एक यहां छूट गया था, एडजेसेंट वाला। अपोजिट वाला तो ठीक है कि अपोजिट वाला एक ए एक भी कर दिया, एडजेसेंट वाला भी तो ए भी कर सकते हो आप। तो एडजेसेंट वाला ए बी डार्क। ठीक है, तो ये वाला ए बी कौन सा है? ऑपोजिट वाला। और ये कौन सा है? एडजेसेंट वाला। ठीक है, तो आप उसमें करेक्शन कर लीजिए। 5 आंसर लिखा है, 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 और 6 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो 6 कर लीजिएगा इसका आंसर। अगर आप बना के देखना चाहते हैं बना लीजिए। सर मैं सारे डार्क कर दूं, ए बी बी, देखो मैंने सारे डार्क कर दिए। मैं क्या कर सकता हूं? मैं ए को डार्क कर दूं, ए डार्क कर दिया, यानी कि बाकी सारे क्या हो जाएंगे? डैश हो जाएंगे। देखो बाकी सारे डैश ऐसे दिखेंगे आपको। और अगर मैं बी को डार्क कर दूंगा तो मान लीजिए इस बी को डार्क करा तो ये वाला बी डैश हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा और ये वाला ए डैश हो जाएगा। ठीक है सर, ए डार्क कर दें, बिल्कुल कर लो। ए और ए को डार्क कर दिया तो बी बी डैश हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। सर ए बी कौन से वाले? अपोजिट वाले, इनको डार्क कर दो तो ए और बी अपोजिट डार्क कर दिया तो यहां ए और बी अपोजिट वाले डैश हो जाएंगे। और एक एडजेसेंट वाला भी तो होगा अंकल, ये क्यों छोड़ दिया था मालिक? ये भी तो लिखो। ठीक है, ध्यान से देख लो जरा, चेक कर लो आप। सारे डार्क हो गए, एक बार ए डार्क हो गया, एक बार बी डार्क हो गया, एक बार ए बी अपोजिट और ए बी एडजेसेंट, ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना आप। चलिए आज की कहानी पर चलते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी सी है, नन्नी मुन्नी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, हमें डाइपोल मूवमेंट पढ़ना है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पढ़नी है, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी। और ये एक दूसरे से इंटरलिंक है ना। जैसे डाइपोल मूवमेंट बॉइलिंग पॉइंट से इंटरलिंक है। सर डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालोगे? हमें यहां कंपैरिजन कराना है, तो हम वेक्टर वगैरह यहां लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो बताता हूं। आप ये समझ लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मूवमेंट के। क्यों? मुझे एक बात बताओ, अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी, डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है? पोलैरिटी बताता है ना। अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी, अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी तो पोलैरिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन भी होगा, और उससे क्या बढ़ जाएगा? तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या ये बात सही है? पोलैरिटी बढ़ने से। और पोलैरिटी कैसे मेजर होता है? डाइपोल मूवमेंट से मेजर होता है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से दिखाते हैं। वैसे अगर फॉर्मूला देखें तो आपने पढ़ रखा है ये फॉर्मूला, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है डाइपोल मूवमेंट। किसी बॉन्ड का अगर आपको निकालना है, मान लीजिए मैं ए सिंगल बॉन्ड बी, इसका डाइपोल निकालना चाहता हूं और मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन बी, तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये डायरेक्शन होती है। और अगर इस बॉन्ड लेंथ को मैं डी बोलूं, है ना, डी क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ, और क्यू हो जाता है चार्ज। ठीक है,
एक बॉन्ड के लिए यूनिट पॉजिटिव और यूनिट नेगेटिव चार्ज, यहां पर हम इसको क्यू बोलते हैं। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेशन आप केमिकल बॉन्डिंग में करते हो। यहां हमें बात किसकी करनी है, यहां हमें बात करनी है डायरेक्शन से हम वेक्टर सम और वेक्टर का सब्सट्रैक्शन ये सब करके कंपेयर करा लेंगे, और वो अभी मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। सर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द क्रिस्टल। ध्यान से देखिएगा, 1 मोल क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगी, उसको बोलते हैं अपन क्या, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। कैसे चेक करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। सर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पर। जितनी ज्यादा CLE क्रिस्टल लैटिस एनर्जी होगी उतना पैक्ड क्रिस्टल होगा, और जितना पैक्ड क्रिस्टल होगा उसको तोड़ना आसान नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। सर स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कराएंगे, स्टेबिलिटी के लिए हम यहां पर क्राइटेरिया लगाएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे। सर ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्की ग्रुप, है ना, मतलब बल्की ग्रुप, बल्की यानी कि जैसे अल्काइल ग्रुप हो गया आपके, है ना, इस टाइप के ग्रुप, बल्की ग्रुप जो होते हैं ना। तो अगर बल्की ग्रुप आ जाएंगे, अगर बल्की ग्रुप एडजेसेंट पर रहेंगे तो उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा कंपेरिजन टू अपोजिट, उसको भी हमें कंपेयर कराना। अभी मैं जस्ट डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको क्या क्या है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हम स्टेरिक हिंड्रेंस से चेक करेंगे, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन एक आध केस ऐसा है जिसमें कुछ और फंडा भी लगता है, वो भी सिखाऊंगा आपको। सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करेंगे, मुझे एक बात बताओ, जिसकी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी कम होगी वो आसानी से टूट जाएगा, और जितना आसानी से टूट जाए उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, उतना जल्दी वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक प्रॉपर्टीज हैं। सर अप्लाई करके बताओ तभी मजा आएगा, तभी हम समझ पाएंगे, है ना। एग्जाम्पल से समझते हो तुम, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। रिकॉर्डेड लेक्चर का अपना एक अलग फायदा होता है, नहीं कर लिया नोट, पॉज करके जल्दी पॉज करो जिसने पॉज नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से देखना जरा। मैंने यहां ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड C, इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ, इसको मैं कौन सा आइसोमर बोलूंगा, सिस या ट्रांस, बता दीजिए। अरे मन में सोच लो, कह रहे सर रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसे कैसे बता दें हम, अरे मन में सोच लो, मन में सोच लो ना। इसको मैं क्या बोल सकता हूं भैया बताओ, इसको मैं सिस बोल सकता हूं, जी सर, और इसको मैं ट्रांस बोल सकता हूं, बिल्कुल सही बात है सर, ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया। सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस होगा, और अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस होगा। क्या ये बात क्लियर है, जी सर एकदम क्लियर है। अब आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, है ना, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट सोचते हैं, डाइपोल मूवमेंट, है ना। मुझे आप एक बार बताओ, डाइपोल मूवमेंट सोचना है मुझे, बताओ ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इस वाले कार्बन से, क्यों, क्योंकि यहां s कैरेक्टर ज्यादा है मालिक। इसका मतलब डाइपोल की डायरेक्शन कहां जाएगी, सर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाती है, और सर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो डाइपोल इधर जाएगा। सर इसका डाइपोल इधर जाएगा और इसका डाइपोल इधर जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, जैसा यहां हो रहा है वैसे यहां हो रहा है, क्या ये बात क्लियर है। सर आप मुझे बता सकते हो क्या कि यहां पर डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा या नहीं होगा, इतना बता दो बस, बोलो यहां डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखना, ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, लेकिन ओवरऑल कैंसिलेशन पूरा नहीं हो पाएगा, ओवरऑल कैंसिलेशन पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले ग्रुप और इस वाले ग्रुप को देखो अलग अलग टाइप के हैं, वो मिथाइल है और ये एच है, तो कैंसिल तो मालिक नहीं होने वाला है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट मालिक नॉन जीरो हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, अरे एकदम सही कह रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा। सर यहां बता सकते हो क्या, बिल्कुल सेम यही फंडा लगाइए, इसका डाइपोल इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, और दोनों सेम टाइप के डाइपोल हैं, क्योंकि मिथाइल वाले ग्रुप लगे हैं, तो एक दूसरे को नस्तो नाबूद कर देंगे, तोड़ देंगे, जीरो कर देंगे। क्यों, दोनों वेक्टर एक दूसरे से टकराएंगे, तीर से तीर टकराएंगे। याद करो कभी बचपन में आपने महाभारत देखा हो, ठीक है, रामायण देखा हो बचपन में, तो तीर इधर से आता है, तीर इधर से आता है, और एकदम खत्म हो जाता है ना, बराबर इंटेंसिटी के होते हैं, तो ये दोनों तीर एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है, मतलब दोनों का डाइपोल कट जाएगा। इसका डाइपोल ये काट देगा, जी सर,
तो मैं यहां बोल सकता हूं क्या कि म्यू का मतलब ट्रांस का म्यू जो हो जाएगा वो 0 बोल सकता हूं क्या? सही बात है। इसका मतलब आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आप समझ चुके हैं पहले नंबर पे। डाइपोल मूवमेंट बता दो इसका क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट बताओ किसका ज्यादा किसका कम। तो सर सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आइए जरा सेकंड, अगर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों चीजें तो आप समझ गए, यानी कि पीछे की ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो चुकी हैं। डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। सर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी को समझते हैं, ठीक है। आइए जरा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास एक मारुति ओमनी कार है, याद करें बचपन में आपने देखी थी मूवीज में जिसमें किडनैपिंग हुआ करती थी, है ना। तो मेरे पास ये मारुति ओमनी कार है, ठीक। तो मेरे पास ऐसी दो कारें हैं, ध्यान से देखना, एक ये और एक ये। मैंने क्या करा, मेरे जैसे दो पतले पतले लोग यहां बिठा दिए और तुम्हारे जैसे दो मोटू मोटू यहां बिठा दिए, ठीक। और एक जगह एक मोटू एक साइड, एक साइड, और दो छोटे छोटे पतले इधर। अब आप मुझे बता सकते होगा कि किसमें रिपल्सन ज्यादा और किसमें कम होगा, बताओ, बोलो किसमें रिपल्सन ज्यादा और किसमें कम होगा। दो मोटू लोग एक ही सीट पर बैठे, मारुति ओमनी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आमने सामने सीट होती है उसकी, ठीक है। तो दो मोटू एक साथ बैठे हुए एक सीट पर, ठीक, और यहां अपोजिट साइड बैठे। बताओ कहां पर पैकिंग अच्छी होगी, बोलो कहां पर मस्त मजे से रहेंगे मोटू, बताओ, सोचो दिमाग में सोचो ना थोड़ा, कहां मस्त मजे से रहेंगे मोटू। मोटू अपोजिट साइड बढ़िया मजे से रहेंगे, क्योंकि एक मोटू के साथ एक पतलू आराम से एडजस्ट कर लेगा। यानी कि सर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, यानी कि इसको तोड़ना आसान नहीं है, यहां तो जल्दी टूट जाएंगे भाई। क्यों? रिपल्सन होगा इन दोनों में। मोटे मोटे एक ही सीट पर बैठे हैं, खिसकते रहेंगे, कोई इधर खिसकेगा कोई इधर खिसकेगा, है ना। इसका मतलब यह है कि इस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, इसको आसानी से नहीं तोड़ सकते हो आप, है ना। यानी कि तीसरे नंबर का पॉइंट भी आप समझ चुके हो, क्रिस्टल लेटिस एनर्जी सिस की कम और ट्रांस की ज्यादा होगी, ठीक है सर। सर मैं चौथी प्रॉपर्टी भी समझ चुका हूं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टल लेटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया हमको स्टेबिलिटी, जी हां आपने सर स्टेबिलिटी बता दी हमको, किसकी ज्यादा है? ट्रांस की ज्यादा है। सर मैं स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी या क्रिस्टल लेटिस एनर्जी को कनेक्ट कर लूं, तो मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करोगे, बताओ सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा? जिसकी क्रिस्टल लेटिस एनर्जी कम, तो सिस की सॉल्युबिलिटी ट्रांस से ज्यादा होगी। सर ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों? मैंने बोला था बल्कीनेस से चेक करो, यहां बल्की ग्रुप आसपास रहेंगे, रिपल्सन करेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या आप ये बात समझ चुके हैं? क्या आपको ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हैं? आई होप आपको क्लियर होंगे। बिल्कुल छोटी सी बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई हैं यहां पर, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया पहला सवाल। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 पर। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर है? समझ गए बात? हाँ पॉज करके नोट कर लो बस, और क्या। ठीक, आइए सवाल नंबर 2 पर मैं चलता हूं, ठीक है। सवाल नंबर 2 पर चलता हूं। मैं एक को कर दूं दो, मेरे पास तो शक्तियां हैं आप जानते ही हो। एक को कर दिया दो, और मैंने एक जगह मिथाइल लिया और एक जगह मैंने इथाइल ले लिया। ध्यान से देखना जरा, C2H5 ले लिया मैंने यहां पर, देखिएगा मालिक, यहां मैंने ले लिया C2H5, ठीक, यहां मैंने ले लिया C2H5। मतलब पहला एग्जाम्पल मैंने लिया था 2 ब्यूटीन और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया 2 पेंटीन। आप इसका IUPAC करना चाहो तो 2 पेंटीन बोल दोगे इसको, है ना। और जो पीछे आपने किया था इसको मैं क्या बोलूंगा मालिक? 2 ब्यूटीन। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। मैंने अगर 2 पेंटीन लिया तो मुझे बताओ यहां डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेक्टर बराबर टाइप के वेक्टर नहीं है, है ना, अलग अलग टाइप के वेक्टर हैं जो कट रहे हैं। तो सर यहां तो नॉन जीरो समझ में आ रहा है। सर ट्रांस में क्या हो जाएगा मालिक? अब ट्रांस में भी नॉन जीरो आने लगेगा। कई बच्चे क्या रट लेते हैं, इसलिए मैंने आपको यह सवाल करवाया। कई बच्चे रट लेते हैं कि भैया ट्रांस का जीरो होता है ना, ट्रांस का कम होता है, ट्रांस का कम होता है। जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब सेम टाइप के लगे होंगे, जैसे ये, तभी कट गए थे ये, है ना। और नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन हां इतना पक्का है
कि इस वाले से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ हद तक तो कैंसिलेशन हो रहा है ना। देखो ये तो पूरा कैंसिल हो गया और इसमें भी कुछ हद तक कैंसिलेशन है। ये वाला वेक्टर थोड़ा कमजोर होगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यहां कार्बन ज्यादा लगे, ज्यादा डोनेशन होगा, है ना। लेकिन इतना पक्का है कि सर यही आंसर आएंगे, ये कन्फर्म है आपको कि सर यही आंसर आएंगे। आपने भले ही बोल दिया कि सर इस बार ट्रांस का नॉन जीरो है, होने दो, इस बार ट्रांस का नॉन जीरो डाइपोल आ रहा है, पहले जीरो आ रहा था अब नॉन जीरो आ रहा है, आने दो, आंसर सारे सेम। क्या ये बात क्लियर है? ये समझ गया? मैं ये समझाना चाह रहा था कि बच्चे रट लेते ना कि ट्रांस का जीरो होता है, जीरो नहीं, नॉन जीरो भी हो सकता है, आपको रटना क्या, चेक कर लेना, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल नोट कीजिए, अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल पर। खेल समझ गया पूरा? हाँ पॉज करके नोट करना है बेटा, शक्तियां हैं हमारे पास, तुम्हारे पास नहीं है तो आप करो, आपके पास भी आएंगी जब आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे तो। भाई इंजीनियर बनना पड़ेगा तभी शक्तियां आएंगी ना, हम तो बन गए, लगता नहीं ना तुमको इंजीनियर है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी अपन ने। हाँ सोचो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भाई। 2015-16 तक तो हमने फिजिक्स वालों की भी मदद की थी। सेमीकंडक्टर एक चैप्टर आता है ना फिजिक्स में, वो भी पहले हम ही पढ़ाया करते, 4-5 साल पढ़ाया हमने, एनपी, क्योंकि आपके यहाँ 11-12 में सेमीकंडक्टर उतना है ही नहीं, अपन ने तो 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो होते हैं ना, एनपी डायोड और ये सब, ये तो बड़े बेसिक चीजें होती हैं। अपन ने तो ओपैम्प और पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है, लैच वैच सब। अब तो खैर भूल गए, समय हो गया। अब चलिए आगे, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं चलता हूं सवाल नंबर 3 पर, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ताकि मैं समझा पाऊं आपको। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, आइए जरा। थर्ड नंबर का सवाल मैं ले रहा हूं आपके सामने और मैं यहां पर कर रहा हूं, अब ध्यान देना जरा, मैंने यहां कर दिया क्लोरीन, मैंने यहां क्लोरीन कर दिया भाई साहब। अब देखना जरा, अब बवाल हो गया भाई। मैंने अगर यहां क्लोरीन कर दिया तो तुम्हें इतना तो पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन पलट दो? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन पलट दो? क्या यह बात सही है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जी सर। सर यहां पलटा तो यहां भी तो पलटोगे, पलटू राम, इधर भी पलटो, देखो पलट दिया सर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर और यहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है? पहले तो ये चेक कर लो। सर यहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि बराबर टाइप के भी नहीं, और वैसे भी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐड होगा, कटेगा तो नहीं। यहां देखो ये और ये सेम साइड जा रहा है तो ऐड होगा, कटेगा नहीं, यानी कि नॉन जीरो तो होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर वेक्टर मिथाइल और सीएल का ऐड हो रहा है, ध्यान सुनो, यहां वेक्टर मिथाइल का और सीएल का ऐड हो रहा है, जबकि यहां पर एच और सीएल का ऐड हो रहा है। कौन ज्यादा डोनेशन करना पसंद करेगा, मिथाइल या एच? बेटा मिथाइल करना पसंद करेगा, कार्बन होता है और डोनेशन अच्छा होता है, आसान होता है कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, है ना। तो मिथाइल का डोनेशन ज्यादा होगा, यानी कि ये वाला ओवरऑल एडिशन होगा, ठीक है। यानी कि अब की बार क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट में मैं यहां पर ऐसा कर दूं कि मालिक अब ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। सर ट्रांस का इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि मिथाइल और सीएल सेम डायरेक्शन में थे, मिथाइल का डोनेशन ज्यादा होता तो ओवरऑल एडिशन होगा, ठीक है। तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाने की वजह से सर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी तो उल्टा हो जाएगा। अब बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। सर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? क्रिस्टल लैटिस एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? बेटा क्रिस्टल लैटिस एनर्जी जो सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। तुम सोच रहे हो कि सर इसका ऑर्डर पलट गया तो इसका भी पलट दो ना, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ट्रांस की ही ज्यादा होगी भैया। क्यों? बेटा मिथाइल और सीएल बल्कि है, क्लोरीन बल्कि की कैटेगरी में आता है, तो ये दोनों बल्कि हैं, तो ये भी तो यही चाहेंगे कि दो मोटू अपोजिट साइड हो। भाई मिथाइल और क्लोरीन भी तो यही चाहेंगे कि दोनों मोटू अपोजिट साइड हो, यानी कि क्रिस्टल लैटिस एनर्जी का वही ऑर्डर होगा, ट्रांस की ज्यादा होगी इससे। और अगर सीएलई का जो ऑर्डर है तो वही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर स्टेबिलिटी भी वही रहेगी, दोनों मोटू अपोजिट रहना चाहेंगे, बिल्कुल सही बात है। और सर सॉल्युबिलिटी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी के अपोजिट होती है, तो बिल्कुल सही है। तो आप यहां देख रहे हो क्या हुआ आपके साथ, खेल हो गया, खेला आपके साथ, खेला हो गया। ट्रांस कितने सारे ट्रांस ज्यादा हो गए, है ना, मतलब रटना नहीं, समझ लो। आप ये समझ गए हाइड्रोजन से ज्यादा डोनेशन मिथाइल का होगा ऑब्वियसली, है ना।
हाइड्रोजन तो बेचारा एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है, एक ही एटम है। मिथाइल तो भाई डोनेशन कैपेबिलिटी अच्छी होती है, आगे आप जीओसी में पढ़ोगे, इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसका, प्लस आई। हेलोजन का पढ़ोगे माइनस आई, ये बाद में पढ़ोगे आप, है ना। लेकिन अभी आप समझ सकते हो, इतना तो आप में दिमाग मैं मानता हूं कि है ना। कह रहे मालिक रिकॉर्डेड में ही मजे ले रहे हो हमारे। क्या ये बात क्लियर है? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है? नोट कर लो, मतलब पॉज करके नोट करोगे ना, मैं आगे चलूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ पॉज करने, तुम पॉज कर नहीं रहे हो। 2x 3x में देख रहे हो आज तो। एक कह रहा था, मैंने कमेंट पढ़ा कल, एक कह रहा था कि सर 5x में होना चाहिए लेक्चर। चले आगे, स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चल लोगे फिर। इसका यूपीएससी ने लिखना चाहते हो क्या? 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपीन, अगर आपकी इच्छा है तो। क्या ये बात क्लियर समझ आ गई आपको? चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए जरा आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपसे एक सवाल पूछने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक सवाल पूछने की कोशिश करता हूं, ऑब्जेक्टिव सवाल। आप पॉज करके ट्राई करना, आपने जो सीखा ना वो अप्लाई कर लो, पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज म्यू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी इन द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस, है ना। मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, एक सिस और एक ट्रांस, है ना, ZE भी बोल सकते हो आप इसको। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या, अब आप मुझे बता सकते हैं क्या, वेक्टर किधर जाएगा? इसका इधर, और साइनाइड वाला इधर। सर कैसे पता चला? बेटा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसका sp2 है, साइनाइड वाले कार्बन का sp होगा तो उस तरफ जाएगा। और जिनको पहले से कुछ आता है कि सर इंडक्टिव आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हो। सर Cn जो है वो -I होता है, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। सर Cn में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो वेक्टर उसी तरफ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इधर आओ जरा, यहां मिथाइल डोनेशन करेगा, ये करेगा, ठीक है। यहां डोनेशन, ये खींचेगा, ये डोनेशन, ये डोनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे भी कर सकते हो। तो सर मुझे एक बात बताइए, ये तो कुछ ऐसा ही हो गया ना, जो आपने पीछे क्लोरीन वाला समझाया वही तो है ये। देखो ना सर, आपने ये जो वेक्टर की डायरेक्शन बनाई, इससे हमें चमक गया कि सर यहां पर मिथाइल और सीएन का ऐड हो रहा है, यानी कि मालिक यही है आंसर। भाई क्लोरीन जैसे ही तो हो गया, क्लोरीन की जगह तुम सीएन कर दो, क्या दिक्कत है? NO2 कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, खींचने वाले ग्रुप लगा दो आप, है ना। तो मुझे बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाएगा? सिस का तो ज्यादा नहीं है, लो आ गया आंसर, ट्रांस का ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा, क्योंकि क्रिस्टल रेडिएशन एनर्जी ज्यादा होगी ट्रांस की, स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा। समझ गया खेल? तो इस टाइप के सवाल दिखेंगे तो कर लेना, है ना। क्या आप ये समझ चुके हैं? थैंक यू सो मच। आइए पॉज करके नोट भी कर लेना, है ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक ओपी पॉइंट लिख लो। देखो मैक्सिमम केसेस में स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांस की ही ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि आपने बोला दो मोटू मोटू लोग अगर अपोजिट रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले यही तो समझाया सर कि दो मोटू अपोजिट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सर सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, स्टेबिलिटी ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, मतलब स्टेबिलिटी सिस की ज्यादा हो सकती है ट्रांस से। और वो एग्जांपल आपको ऐसा दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसा इस तरीके का होता है। सर ऐसा कैसे होता है, जरा बताता हूं। एक्चुअल में यहां पता क्या होता है, एक फंडा होता है जिसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये अपना लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, कराता है, ठीक है। और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सर कैसा दिख रहा होगा, आइए देखते हैं। Cl यहां C, इधर H, यहां डेल्टा प्लस बोल दूं मैं, है ना, या पॉजिटिव बोल दूं मैं, डेल्टा प्लस क्या ही बोलना, पूरे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये हो गया C डबल Cl, यहां नेगेटिव बोल दूं, यहां H। अब अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा इन दोनों स्ट्रक्चर को लेकर के, तो मुझे ऐसा दिखेगा। तो जरा ध्यान से गौर फरमाए जनाब,
इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। यहां आएगा डेल्टा प्लस और यहां आएगा डेल्टा माइनस। हाइब्रिड में तो आप पार्शियल दिखाओगे, है ना। अब ध्यान से सुनो, यहां आ गया डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा अट्रैक्शन। ध्यान से देखना जरा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। भाई अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। तो यहां क्लोरीन के केस में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो। दिख रहा है लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा था मुझे, है ना। तो ये आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, यानी कि यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी अब सिस की बढ़ जाएगी ट्रांस से। अब यहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग पा रहा, क्यों? क्योंकि जो दो मोटू लोग हैं वो एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे हैं, जानते हैं तो वो एडजस्ट कर लेंगे यहां पर, है ना। इसलिए ये स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे, ठीक है, इसलिए स्टेबिलिटी ये बढ़ा देंगे, इसलिए स्टेबिलिटी सिस की ज्यादा होती ट्रांस से। सर इनके डाइपोल मूवमेंट के बारे में क्या ख्याल है? ये भी कंपेयर करा सकते हो, बताओ। डाइपोल मूवमेंट म्यू किसका ज्यादा होगा? बताओ। म्यू सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से, क्यों? ट्रांस का यहां पर डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि वेक्टर कट जाएंगे। सर बॉइलिंग पॉइंट बता दो जरा, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होगा किससे? ट्रांस से। ये भी आप जानते हो भाई, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर स्टेबिलिटी यहां पर किसकी ज्यादा है? सर स्टेबिलिटी यहां पर सिस की ज्यादा है ट्रांस से, ठीक है। सर एक बात और बताओ, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। बेटा क्रिस्टल लैटिस एनर्जी तो पैकिंग पे डिपेंड करती है। आप बोलोगे सर पीछे तो आपने बताया कि स्टेबिलिटी और क्रिस्टल लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बेटा वो तब होगा जब यहां पर डाइपोल इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा। इस अट्रैक्शन को क्या बोल सकते हो? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डीपीडीपी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि पोलैरिटी की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। तो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी की बात करूंगा तो वो ट्रांस की ही ज्यादा रहेगी, क्यों? क्योंकि पैकिंग उसकी अच्छी है। क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पैकिंग पे डिपेंड करता है, तो ट्रांस की पैकिंग अच्छी होती है, जो आपने मारुति ओमनी गाड़ी बनाई थी। सर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है, बताओ, बोलो। जिसकी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम, आसानी से नहीं टूट पाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर बस मामला किसमें चेंज हुआ? स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी ट्रांस से। भाई यहीं पे आप गलत कर सकते थे। अगर मैं आपको ये सवाल देता, ये डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट ना समझाता, तो आप क्या बोलते? सर हमको ये भी सही दिख रहा है, सर हमको ये भी सही दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट भी सही दिख रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी सही दिख रहा है, सर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी भी ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी ठीक है, सर स्टेबिलिटी यहां कैसे पलट गई? तो यहां स्टेबिलिटी पलटने का कारण ये होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसलिए अलग से लिखवा दिया आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी, बाकी इसके होमवर्क आपको मिलेंगे, आप कर लेना। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। जिस किसी को भी नोट करना है पॉज करके, मैं साइड हट जाता हूं, बोलो, ठीक है। आइए अब मैं चलता हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेसिक टर्म पर, और आज हम कायरल सेंटर्स वगैरह देखेंगे, है ना, और स्टीरियो सेंटर देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट टर्म से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जीबिशन वगैरह भी देखेंगे। पहली बात तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट होता है पोलरिमीटर ट्यूब, नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाऊंगा, बस जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। उस पोलरिमीटर ट्यूब में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालते हो तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट घूमती है या नहीं घूमती है, उसकी वजह से पता चलता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन वो सब बातें कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। आज हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म समझ लो ताकि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझना आसान लगे। छोटे छोटे से टर्म है। कायरल सेंटर, जिसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं, सवालों में ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, और ऐसा भी मिल सकता है। एसिमेट्रिक बोलो या कायरल बोलो या स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलो। सर स्टीरियोजेनिक सेंटर क्यों बोला? क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। सर एसिमेट्रिक क्यों बोला? क्योंकि डेफिनेशन में लिखा, देखो, sp3 टेट्राहीड्रल एटम अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप। ऐसा एटम मान लो मैंने एटम ए बोल दिया, ऐसा एटम जो sp3 हो, है ना, मैंने 4 सिग्मा मान लिए, है ना, sp3 हो और चारों ग्रुप डिफरेंट हो। मान लो मैंने लगा दिया यहां पर x y z w, तो मैं इस एटम को क्या बोलने लगूंगा? कायरल एटम, है ना। कायरल एटम या कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर या सिमेट्रिक सेंटर, कुछ भी बोलो इनमें से। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक लोन पेयर ले लूं? सर ऐसा हो सकता है क्या कि मैं एक लोन पेयर ले लूं? देखो जरा
भाई आपने बोला सर यहां 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा की वजह से sp3 बोला। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर तो सम 4 हो जाए तो sp3 आ जाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड होना चाहिए। सर ये लोकेलाइज्ड का मतलब क्या है? लोकेलाइज्ड का मतलब है कि लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करना चाहिए, लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं करना चाहिए। ऐसा आपको नाइट्रोजन वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3 चाहिए और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, आप जानते ही हैं। लोन पेयर लोकलाइज होना चाहिए, रेजोनेंस में चला गया तो वो लोन पेयर पाई बनाने लगता है ना। तो लोन पेयर लोकलाइज होना चाहिए, यानी कि लोन पेयर को रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए, यानी कि कहीं ऐसी कंडीशन नहीं आना चाहिए कि यहां लोन पेयर है और यहां आपने कुछ ऐसा लगा दिया, है ना, यहां ऐसा लगा दिया या आपने ऐसा कर दिया, मान लो बी डबल बॉन्ड सी। तो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी बस जस्ट आप ये समझ लो कि अगर ऐसा आ गया तो फिर ये कायरल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये यहां पर रेजोनेंस करने चला जाता है और रेजोनेंस करेगा, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, लोन पेयर बचेगा नहीं, यानी कि फिर ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कहलाएगा या सेंटर नहीं कहलाएगा। समझ गए बात को? समझ गए आप? एक एक करके इनके डिफरेंट केसेस होते हैं। केसेस क्या समझना, सवाल दे दूंगा तब भी कर लोगे, लेकिन अपन एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से आपको दिख सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलें आगे, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है इसमें कायरल कार्बन। भाई कायरल सेंटर में क्या क्या हो सकते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये पढ़ने। तो कायरल कार्बन क्या होता है, आओ जरा डेफिनेशन क्या कहती है। sp3 कार्बन होगा और चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। जी सर बिल्कुल, आइए। sp3 कार्बन होगा और चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, है ना। मान लो यहां मैंने A लगा दिया, यहां B लगा दिया, यहां C लगा दिया, यहां D लगा दिया, लो तो इस कार्बन को कायरल बोलने लगोगे। सर क्या ऐसा दिख सकता है क्या कि कार्ब एनायन मिल जाए? बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। यहां A लगा दिया, यहां B लगा दिया, यहां C लगा दिया, लेकिन ध्यान रखना कार्ब एनायन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। बस ये ध्यान रखना कि ये लोन पेयर कैसा होना चाहिए, लोकलाइज्ड, तभी तुम इसको बोलोगे कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को स्टार बनाते हैं, ना, स्टार बनाते हैं ऐसे। तो सर ये भी sp3, ये भी sp3 है, ये 4 सिग्मा की वजह से sp3 है, यहां 3 सिग्मा और एक लोन पेयर के होने की वजह से sp3 है। सर ये कायरल कार्बन हो गए। अब आपको सवालों में इसको चेक करना है कि भाई ऐसा कार्बन हो जिसके चारों तरफ का एनवायरमेंट अलग अलग हो, है ना। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लें। अगला देखें जरा, कायरल नाइट्रोजन बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए मेरे पास ऐसा हो सकता है क्या, देखिए यहां A, यहां B, यहां C और यहां D कर दिया। सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक लोन पेयर हो जाए? ठीक, लोन पेयर एक अलग ग्रुप कंसीडर कर सकते हो आप, मैंने बताया था जीआई में ना, लोन पेयर अलग ग्रुप मान लो तो 4 ग्रुप डिफरेंट हो गए। कोई अगर ये सोच रहा है सर लोन पेयर को कैसे ग्रुप बना दिया, आप मान सकते हो लोन पेयर को एक डिफरेंट ग्रुप कंसीडर करके आप बोल दो चारों एनवायरमेंट अलग अलग है ना। बस ये ध्यान रखना कि ये लोन पेयर कैसा होना चाहिए, लोकलाइज्ड, ठीक है, ये रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा दिख सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये कायरल नाइट्रोजन कहलाएगा। सर ऐसा दिख सकता है, बिल्कुल ये कायरल नाइट्रोजन कहलाएगा, बिल्कुल सही है ना। क्लियर है? सर आपने यहां पर मुझे बताया कि ये कायरल नाइट्रोजन है, यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज वाला भी एक एग्जांपल समझाया, लोन पेयर वाला भी। सर आपने पीछे ये क्यों नहीं समझाया कि सर कार्बोकेटाइन अगर हो जाए तो ये कायरल क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बोकेटाइन में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है और इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये sp2 हो गया। डेफिनेशन कहती है कि sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना कार्बोकेटाइन sp2। सर अगर मैं मान लो फ्री रेडिकल ले लूं, एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो सर एक इलेक्ट्रॉन वाला भी तो sp2 ही होता है मालिक, बेटा ये भी sp2 है। डेफिनेशन कहती है कि sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कायरल नहीं कहलाएंगे। सर जो कायरल नहीं होते उसको ए कायरल बोल दो, जो कायरल नहीं है उसको ए कायरल बोल दो, है ना। जो कायरल नहीं वो ए कायरल कहलाता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलूं आगे, आइए जरा अगला देखो। कायरल ऑक्सीजन हो सकता, बिल्कुल हो सकता। आइए कैसे, ऐसा बना लो, ओ बना दिया, यहां ए लगा दिया, यहां बी और यहां सी। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास एक लोन पेयर होगा, ठीक।
तो ये भी आपका कायरल ऑक्सीजन कहलाएगा। देखो देखो ना, ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तभी कायरल हो पाएगा, 2 बॉन्ड वाला ऑक्सीजन कायरल क्यों नहीं हो पाएगा? देखो अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, यहां मैंने आर लगा दिया, एच लगा दिया, सर ये कायरल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए, तो ये सेम हो गया, है ना? तो इसलिए ये कायरल नहीं। कायरल ऑक्सीजन कैसा दिखेगा? ऐसा 3 बॉन्ड बना रहा होगा, तभी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन पाएगा और ग्रुप चारों डिफरेंट हो जाएंगे, है ना? पॉज करके नोट कर लो, छोटे छोटे से हैं। डन। आइए जरा सवाल देख लीजिए, सवाल भी साथ साथ कर लेते अच्छा लगेगा। आइए क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कायरल सेंटर बताने मुझे, ठीक है? कायरल सेंटर में सर क्या क्या आते हैं अभी तक जो आपने पढ़े? कायरल कार्बन, कायरल नाइट्रोजन, कायरल ऑक्सीजन, अभी तक जो पढ़े, ठीक है? आइए जरा उस पर बेस सवाल है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाला कार्बन कायरल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 H है, दोनों ग्रुप सेम हो गए, चारों डिफरेंट होने चाहिए। सर ये कायरल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर होते हैं इस पे। सर ये कायरल है क्या? बिल्कुल मिल गया। देखो देखो ध्यान से, इस वाले कार्बन को पकड़ोगे, मिथाइल अलग है, H अलग है, और इधर से एनवायरमेंट अलग है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा इधर, और इधर एनवायरमेंट अलग क्योंकि कार्बन जुड़ा है। इसका मतलब इसमें एक कायरल सेंटर आ गया। अगर कोई पूछे कि इन कायरल सेंटर में कायरल कार्बन कितने हैं, तो 1, क्योंकि जो कायरल कार्बन है वही कायरल सेंटर है यहां पे, ठीक है? अगला देखो जरा, यहां देखूंगा तो ये दोनों H आ गए, यहां पर एक लोन पेयर होगा, तो ध्यान से देखो जरा, इस ऑक्सीजन के लिए बात करूंगा तो ये लोन पेयर, ये H। अब देखना ध्यान से, इधर जाऊंगा तो इस कार्बन पे 2 H, इधर जाऊंगा तो इस कार्बन पे एक मिथाइल और एक H। आप ये मत देखना कि सर ये तो मेरे को ऐसा दिख रहा है, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं कि सर मेरे को तो ऐसा दिख रहा है, सर ये और ये तो सेम हो गए। बेटा कार्बन एटम सेम होने से नहीं चाहिए आपको, है ना? ऐसा मत सोचना कि कार्बन एटम सेम हो गए तो सर ये तो एक कायरल हो जाएगा ना। कार्बन एटम सेम है, अच्छी बात है, लेकिन ये देखो ना कि इस कार्बन पर 2 H लगे हैं और इस कार्बन पे H और मिथाइल, तो मैं इस ऑक्सीजन के लिए अगर ग्रुप बोलूंगा तो ये ग्रुप बोलूंगा, इसके लिए ग्रुप बोलूंगा तो ये बोलूंगा। तो आप देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, है ना? तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। क्लियर है बात ये? चलिए भाई मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन कायरल बोल दिया आपने, जी सर। क्या ये कार्बन भी कायरल है? बिल्कुल है, जैसे यहां था, देखो H अलग, मिथाइल अलग, O अलग और ये C अलग, है ना? तो आपको ग्रुप का एनवायरमेंट देखना है, ऐसा मत देखना कि सर इधर से चले तो भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कार्बन कार्बन सेम तो सर ये कायरल नहीं होगा। बेटा ये देखो ना कि उस कार्बन पर क्या जुड़ा है। इस वाले कार्बन पर एक H एक मिथाइल जुड़ा है और इस वाले कार्बन पर 2 H जुड़े हैं, एनवायरमेंट अलग है भाई, इसलिए कायरल कहलाएगा ये। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। इधर आ जाओ जरा, सर ये वाला कार्बन कायरल है? बिल्कुल है। सर ये वाला कार्बन कायरल है? बिल्कुल है। क्यों? ग्रुप डिफरेंट है। देखो आप, Br अलग, F अलग, इधर चले अलग, इधर चले अलग, मिथाइल अलग, Cl अलग, इधर अलग, इधर अलग, तो ये 2 हो गए। और सर यहां एक लोन पेयर भी होगा तो एक ये भी तो कायरल है, यानी कि इसमें 3, यानी कि 1 2 3 आंसर आ जाएगा बी। क्या ये बात क्लियर है? समझ गए? ऐसे और भी सवाल अपन करेंगे, है ना? नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक? इसको हटा देता हूं, ये समझाने के लिए बनाया था। चले मालिक आगे, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अगला है कायरल सल्फर। देखें जरा, ध्यान से देखें जरा, सल्फर के पास होता है मालिक एक डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक होगा यहां पे लोन पेयर, और यहां लगा दिया मैंने ए और यहां बी, तो इसको कहेंगे कायरल सल्फर। कैसे? सर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और लोन पेयर, यानी कि ये sp3 हो गया, ठीक, और ए बी लोन पेयर और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। सर क्या ऐसा मिल सकता है मेरे को? ध्यान से देखो जरा, क्या सर ऐसा मिल सकता है मेरे को? बेटा ये कायरल सल्फर नहीं कहलाएगा, इसलिए मैं स्टार नहीं लगा रहा, कायरल नहीं कहलाएगा ये वाला कायरल कहलाएगा, स्टार लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहां 16 कर दूं और यहां 18 कर दूं, अब देखो जरा, पहले तो दोनों ऑक्सीजन सेम थे, इसलिए वो एक कायरल सल्फर था। अब दोनों ऑक्सीजन अलग क्यों हो गए? क्योंकि मैंने आइसोटोप ले लिए, तो अब ये सल्फर क्या कहलाएगा? कायरल सल्फर कहलाएगा। क्यों? देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा sp3, और चारों ग्रुप अलग हो गए भाई, ए अलग, बी अलग, और ये ओ अलग अलग, है ना? खेला हो गया, ठीक है? तो ये हो गया कायरल सल्फर, नोट कर लो। बहुत आसान है यार, कोई मुश्किल भरा काम नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कायरल फास्फोरस बिल्कुल हो सकता है। आइए मैं ऐसा बोल दूं कि भैया पी के पास क्या है? लोन पेयर है एक, जैसे नाइट्रोजन था वैसे ही हो जाएगा ये भी, क्योंकि नाइट्रोजन का बड़ा भाई है ना।
ये बी और ये सी, बिल्कुल नाइट्रोजन जैसा सेम टू सेम, sp3 3 सिग्मा एक लोन पेयर, और चारों ग्रुप अलग हो गए, तो ये कायरल हो जाएगा। ये देखिए ए बी सी डी, और प्लस चार्ज आया क्योंकि नाइट्रोजन का बड़ा भाई है, ये कायरल हो गया, चारों ग्रुप डिफरेंट है। सर ऐसा हो सकता है क्या कि पी डबल बॉन्डो बन जाए, है ना, और मेरे को ऐसा मिल जाए, 1 2 3 4 ग्रुप लगा दिए मैंने यहां पर, और फास्फोरस वैकेंडरी ऑर्बिटल रखता तो एक्सपांड कर सकता है, ठीक है। तो ये बना दिया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, और ये सी आ गया, ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने, तो ये कायरल फास्फोरस कहलाएगा, है ना। इस तरीके से और वैरायटीज आपकी हो सकती हैं। तो आप समझ गए चारों ग्रुप डिफरेंट है, और 1 2 3 4 यानी कि 4 सिग्मा sp3 हो गया। तो आप पहले फील समझ लो क्या है, फील बहुत आसान है, ऐसा एटम जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखे और चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तो बोलते हैं उसको कायरल एटम या कायरल सेंटर। अब उसमें कायरल कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है बात एकदम? चलें आगे। सवाल करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको जीवन में, पॉज करके नोट कर लेना इसको, है ना। ठीक है भाई, आइए जरा सवाल करते हैं, सवाल करते हैं क्या कहता है। ये पूरा डिटेल में सवाल है, सारा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। पहले आप लोग पॉज करके ट्राई करिएगा तो अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग पॉज करके ट्राई करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। चलिए पहले पॉज कर लो, हटा दिया हमने, है ना। पॉज, ट्राई, वापस आना है, ठीक है। करो पॉज, करो पॉज करो भाई, हाँ पॉज करके ट्राई करना है। चलो आओ जरा वापस आ गए आप अपन, ध्यान से देखना जरा। क्या आपको चाहिए इसमें, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन कायरल एटम, किसमें है बताओ जरा। क्या ये कायरल एटम कहलाएगा? जी सर, 4 सिग्मा हो गए, 1 2 3 चारों ग्रुप अलग हो गए, तो इसमें कायरल एटम है। अगला बताओ, क्या ये कायरल एटम कहलाएगा? जी सर। कैसे? H अलग है, O अलग है, इधर से एनवायरमेंट अलग है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड लगा है और इधर कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा है, एनवायरमेंट अलग अलग, तो ये कायरल हो गया। अगला देखो, इधर देखें जरा, मिथाइल अलग, इथाइल अलग, पीएच अलग, और ये ग्रुप अलग, और ये हो जाएगा कायरल यानी कि बीबी हो जाएगा, चारों ग्रुप अलग हो गए ना, और sp3 है। सर ये वाला है क्या? ध्यान से देखें जरा, सल्फर के पास होता है लोन पेयर, ध्यान से देखना जरा, सल्फर के पास होता है लोन पेयर, ध्यान सुनना, सल्फर के पास होता है लोन पेयर, तो 1 2 3 और 1 ये कायरल हो गया। यहां पर कई बच्चे ये गलती करते हैं कि सर आपने हमें बताया कि 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या सर ये लोन पेयर यहां रेजोनेंस नहीं करता क्या? बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई डबल बॉन्डेड एटम हो, है ना, कभी भी कोई डबल बॉन्डेड एटम हो और उसके पास लोन पेयर हो, और तुमको फिर यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा हो, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता है, लगातार 2 डबल बॉन्ड नहीं बना पाता ये, है ना। आगे डिटेल में बताऊंगा मैं इसके बारे में, है ना। तो यहां पर ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है, ध्यान रखना है। तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर यानी कि ये भी हो गया। चलिए अगला बताएं जरा, 1 2 3 4 4 सिग्मा हो गए और ये चारों ग्रुप अलग, तो ये भी है कायरल फास्फोरस। ये वाला बताएं सर, ये दोनों सेम हो गए, और अगर सेम हो गए तो अब ये कायरल नहीं कहलाएंगे, तो जी नहीं होगा। यहां देखें जरा, एच टी डी मिथाइल अलग, तो ये कायरल हो गया, एफ हो जाएगा। यहां बताएं जरा, सर ये दोनों सेम हो गए, देखो जरा, ये दोनों सेम हो गए यानी कि ये भी नहीं होगा, चेक कर लो, 1 2 3 4 सॉरी स्क्वायर 5 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है बात एकदम? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आ गया था आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चलूं, अगले टॉपिक पे चलूं। चलिए अगला टॉपिक समझ लीजिए। अभी तक आपने क्या समझा था, ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सा यहां पे दिक्कत आती बच्चों को, ध्यान समझना। आपने क्या समझा, कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है, ये अलग बात हो गई। अब मैं बता रहा हूं स्टीरियो सेंटर। आप बोलोगे सर पीछे आपने लिखवाया स्टीरियोजेनिक सेंटर, बेटा स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कि वो कायरल सेंटर की बात करते हैं, और स्टीरियो सेंटर का मतलब यहां पर तुम्हारे ज्योमेट्रिकल सेंटर भी हो सकते हैं। सर स्टीरियो सेंटर क्या होते हैं? द एटम्स वेयर बाय चेंजिंग 2 ग्रुप्स अ न्यू स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड, है ना, मतलब एटम भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकते हैं,
है ना, मतलब एक एटम भी हो सकता है, अगर एक एटम तो वो कायरल हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, तो यहां दो एटम की वजह से भी तो स्टीरियो आइसोमर चेंज होता है, डबल बॉन्ड। अरे यार देखो, मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है, मान लीजिए ये लिखा है, क्या बोलोगे, सिस टू ब्यूटीन, ठीक है, क्या बोलोगे, सिस टू ब्यूटीन। और ऐसा लिख दिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट करेगा। और डबल बॉन्ड बोलने का मतलब है कि मैं इन दोनों कार्बन को बराबर इंपॉर्टेंस दूं। क्यों, आप ये नहीं कह सकते कि सर इस कार्बन की वजह से एग्जिबिट कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि इस कार्बन की वजह से एग्जिबिट कर रहा है। हां, आप ये जरूर कह सकते हो कि इस साइट की वजह से कर रहा है, और इस साइट में कितने एटम्स हैं ये तुम्हें पता लगाना है। ध्यान सुन लो, अगर मैं बोलूंगा एक साइट है ना, साइट एक है, मतलब जो तुम जीआई निकाला करते थे, नंबर ऑफ जीआई, वहां पर तुम इसका N1 लेते थे, एक साइट है, ये बात एकदम सही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंटर कितने हैं, तो आप पूछो जरा इस कार्बन से, क्या तुम सेंटर हो, बोलेगा नहीं भाई ये भी तो है। हम दोनों की वजह से ऐसा हो रहा है, हम दोनों की वजह से ऐसा हो रहा है ना, किसी एक अकेले की वजह से नहीं। जैसे तुम लोग सिलेक्ट होके जब आते हो वापस, क्या कहते हो कि सर आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा तुम्हारा भी योगदान है उसमें, असली सिलेक्शन तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन ये बोलते हो ना कि दोनों की वजह से हो रहा है, हमने पढ़ाया आपने पढ़ा, तब आप जा रहे हो आईआईटी में, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों की वजह से ही सिलेक्शन हुआ, हम दोनों की वजह से ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जीबिशन हुआ। यानी कि यहां स्टीरियो सेंटर दो काउंट करेंगे, तो स्टीरियो सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में एससी लिखूंगा, दो आएंगे, ठीक है, ठीक, क्योंकि इसी की वजह से ही तो एग्जिबिट कर रहा है ये। भाई ये सिस है, क्या बोला आपने, डेफिनेशन पढ़ो ना, द एटम्स वेयर बाय चेंजिंग टू ग्रुप्स अ न्यू स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म। तो इसका नया स्टीरियो आइसोमर ये बन गया, आपने ये दो ग्रुप स्विच कर दिए। तो किस सिस्टम की वजह से कर रहा है, सर हम एक काम कर सकते हैं क्या, सर अगर अगर आसानी से समझें तो आप ऐसा बोल दो ना कि सर जीआई एग्जीबिशन जब होता है, डबल बॉन्ड की बातें कर रहे हैं हम यहां पर, है ना, जीआई एग्जीबिशन जब होता है तो सर आप ऐसा बोल दो कि जितनी साइट होंगी उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो सर, अगर आप हमसे ये कह रहे हो तो आप एक काम करो ना, जैसे मान लो इस साइट की वजह से एग्जीबिशन हो रहा है, तो इसमें तो 2 एटम इन्वॉल्व होते हैं, सही बात है, तो सर इसके लिए 2 काउंट कर लो। सर अगर ऐसा आ जाए, सर 2 काउंट कर लो ना, क्योंकि ये भी तो जीआई एग्जीबिशन करेगा, है ना। सर अगर ऐसा आ जाए तो सर इस टाइप के 2 मान लिया करो ना आप, एकदम सही सोचा आपने। भाई अगर अगर डबल बॉन्ड की वजह से तुम चेक करना चाहो स्टीरियो सेंटर, तो भाई हर डबल बॉन्ड के लिए 2-2 ही तो आएंगे यार, 2 से ज्यादा थोड़ी आ जाएंगे, या 2 से कम थोड़ी आ जाएंगे। क्यों, एक डबल बॉन्ड की वजह से जीआई एग्जीबिशन होने का मतलब दोनों एटम इन्वॉल्व हैं, दोनों एटम की वजह से ही बोलोगे ना, अकेले एक इंसान की वजह से थोड़ी होगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड के लिए 2 काउंट करना है, क्योंकि 2 सेंटर मानेंगे हम किसी एक को इंडिविजुअल सेंटर बोल ही नहीं पाएंगे, हम 2 मानेंगे, ठीक है, क्लियर है बात। तो सर एक काम करो, बढ़िया मस्त चीज लिख लेते हैं, क्या, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, ये होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ध्यान से सुनना, ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस कायरल सेंटर। अगर कभी कायरल सेंटर हुए, क्योंकि कायरल सेंटर की वजह से भी आप देखोगे कि उनके ग्रुप स्विच करने पर नए ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी हम स्टीरियो सेंटर के सवाल करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि भैया ज्योमेट्रिकल सेंटर देखेंगे और कायरल सेंटर देखेंगे। और सर ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने होते हैं, जिनकी वजह से जीआई एग्जिबिट होता है वो चेक कर लो, हर एक डबल बॉन्ड के लिए 2-2, समझे। और कायरल सेंटर तुमको अभी सिखा दिया आज। तो स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन होती है ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस कायरल सेंटर। क्या बोला मैंने, स्टीरियो सेंटर हो गया ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस कायरल सेंटर। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर आप पता कहां देखो, आप देखो डबल बॉन्ड वाले, है ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड साइट आपने डबल बॉन्ड में ही सीखी है। डबल बॉन्ड वाले आप मेरे से एक सवाल पूछना चाह रहे होगे, है ना, कि सर अगर साइक्लो हो गए तो बेटा साइक्लो में ना कायरल सेंटर से काम हो जाएगा। अभी मैं एक सवाल करके बता रहा हूं, ध्यान सुनना, सारी बातें ध्यान सुन लो। पहली बात, स्टीरियो सेंटर क्या होता है,
दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर, कायरल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन से लेने हैं? डबल बॉन्ड वाले लेने हैं आपको। सर साइक्लो वाले क्यों नहीं लेने? अभी एग्जांपल समझ में आएगा। सर कायरल सेंटर, बिल्कुल कायरल सेंटर सीख लिया, उसको ऐड कर दो इसमें, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं एग्जांपल से और क्लियर समझ आएगा। ध्यान से देखो जरा, ओपी पॉइंट क्या लिखे? ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर कायरल सेंटर। बताओ क्या सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर होते हैं? ट्रू फॉल्स में से बताना है, बोलो। क्या सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर होते हैं? फॉल्स है भाई। क्यों? क्योंकि कुछ स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर भी तो हो सकते हैं। ऑल कायरल सेंटर है स्टीरियो सेंटर। देखो क्या सारे कायरल सेंटर स्टीरियो होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि उसी कोई तो ऐड कर रहा हो ज्योमेट्रिकल उसमें, है ना, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते। क्यों? कुछ स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होते हैं, कुछ स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होते हैं। लेकिन हां यह बात सही है कि सारे कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं। क्लियर है बात? समझ गए बात को? सवालों से और क्लियर समझ आएगा। आओ जरा सवाल करते हैं ना। थ्योरी बस इतनी थी, अब अपने को सवाल ही सवाल करने हैं, ठीक है। सवाल करते हैं, मजा आएगा। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, ठीक है। स्टीरियो सेंटर मतलब ज्योमेट्रिकल और कायरल सेंटर, ठीक है। आइए जरा, क्या ये डबल बॉन्ड एग्जिबिट कर रहा है? जी सर कर रहा है, जी आई एग्जिबिट कर रहा है ना। क्यों? इस कार्बन पे मिथाइल अलग, एच अलग, इस कार्बन पे एच अलग, बड़ा सा ग्रुप अलग। सर ये दोनों सेंटर मानेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो स्टीरियो सेंटर इज इक्वल टू 2 हो गए ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब आगे बढ़ते हैं। आइए, क्या ये कायरल सेंटर है? बिल्कुल है। एच अलग, बी आर अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, तो एक जोड़ दो और एक और आएगा। देखो ये वाला भी, ये भी तो आएगा। एच अलग, सी एल अलग, मिथाइल अलग, ये अलग, तो 2 + 2 यानी कि 4 आ जाएगा। देख लो जरा, ध्यान से देख लो। ये स्टीरियो सेंटर 2 रखेगा, क्योंकि हम किसी एक को सेंटर नहीं बोल पाएंगे, तो हमें दोनों लेने पड़ेंगे। यानी कि एक साइड की वजह से जी एग्जीबिशन हो रहा है, लेकिन सेंटर 2 आ रहे हैं, और बाकी इंडिविजुअल कायरल सेंटर आपको चेक करना आता है। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं यहां पर एक सवाल आपको और बताता हूं, क्या? ध्यान से देखना जरा, ठीक है। ये पहला सवाल ये हो गया, मैंने इसको पहला बना दिया। दूसरा देखना, जो मैं आपसे कह रहा था कि साइक्लो वाले मत लो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इधर इधर। मुझे बताना है कि इसमें स्टीरियो सेंटर कितने होंगे, ठीक है। स्टीरियो सेंटर इसमें कितने होंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, मुझे बताओ 8 की रिंग में डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट करता है क्या? करता है। तो स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस, क्यों? क्योंकि ये दोनों काउंट होंगे, प्लस कायरल सेंटर। बताना सर ये कायरल सेंटर है क्या? बिल्कुल सही बात है, कायरल है। कैसे? एच अलग, मिथाइल अलग, यहां से एनवायरमेंट अलग है, पूरा चलना है जब तक रिंग कंप्लीट ना हो जाए। यहां से एनवायरमेंट अलग है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको यहां मिल गया। देखो देखो जरा, क्यों? इस कार्बन पे 2 एच थे और इस कार्बन पे 1 एच लगा है और 1 मिथाइल लगा। देखो इसको मिथाइल बोल दूं, ठीक है। तो इस कार्बन को देखूंगा, एच अलग, मिथाइल अलग, इधर से एनवायरमेंट अलग, इधर से एनवायरमेंट अलग, यानी कि ये कायरल सेंटर है। सिमिलरली ये वाला भी कायरल सेंटर हो जाएगा, इसी जैसे ही, यानी कि 2 + 2 आ जाएगा 4। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? सर आपने हमें यह भी तो सिखाया था कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला केस बन गया, तो सर ये जीआई भी तो एग्जिबिट करेगा। बेटा अगर एग्जीबिशन की बात आएगी तो बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली करेगा। एग्जीबिशन की बात आएगी तो बिल्कुल करेगा। साइक्लो कंपाउंड का जो मैंने सिखाया था साइक्लो अल्केन में, बिल्कुल करेगा जीआई एग्जीबिशन। लेकिन तुम एक्स्ट्रा इसके 2 सेंटर और ऐड मत कर देना। क्यों? तुमने ये जो 2 सेंटर ले रहे हो, तुमने कायरल में काउंट कर लिए, तो अलग से एडिशनल 2 और क्यों काउंट कर रहे हो? क्योंकि हम स्टीरियो सेंटर निकाल रहे हैं, तो उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों आ रहे हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल और कायरल सेंटर दोनों आ रहे हैं। तो तुम्हें इसलिए मैंने बोला है, क्या बोला मैंने? देखो मैंने क्या बोला कि डबल बॉन्ड वाले ही ज्योमेट्रिकल सेंटर लिया करो, तो आसानी रहेगी, है ना। क्यों? क्योंकि आप फिर ये सोचोगे सर डबल बॉन्ड वाले 2 हो गए, सर ज्योमेट्रिकल वाले 2 हो गए, सर कायरल भी 2 हो गए, रायता फैल गया, 6 आ जाएगा आंसर, तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा सवाल का आंसर तुम्हारा सही आए, इसलिए मैंने क्या बोला आपसे कि कौन से आपको लेने हैं, कौन से लेने हैं। जब कभी भी ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात आए तो डबल बॉन्ड वाले ले लो और बाकी रिमेनिंग कायरल सेंटर ले लो। समझ गए कहानी? आपकी बात एकदम सही है कि सर ये जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं, अच्छी बात है कर रहे हैं, लेकिन जब स्टीरियो सेंटर काउंट करने की बात आए तो तुम उनको कायरल सेंटर में ले चुके हो, तो अब दोबारा काउंट नहीं करना, एक बार काउंट कर तो लिया तुमने, ठीक है। क्लियर है एकदम बात? क्या ये बात क्लियर है आपकी? ठीक है,
चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना जरा। आइए जरा ये सवाल करते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर निकालना है। ठीक है, स्टीरियो सेंटर जब तुम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आओ, मैंने क्या बोला था, स्टीरियो सेंटर निकालने के लिए डबल बॉन्ड वाले जीआई लेने हैं, बाकी जीआई नहीं लेने। डबल बॉन्ड अगर है तभी जीआई मानोगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर मानोगे, अदरवाइज कायरल सेंटर काउंट कर लो, काम हो जाएगा। अलग से ज्योमेट्रिकल सेंटर डबल डबल ऐड मत करना, क्योंकि दो बार क्यों काउंट करोगे? कायरल सेंटर काउंट कर लिया ना, हो गया काम, है ना। क्या ये कायरल सेंटर है? क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड मुझे दिख नहीं रहा। बिल्कुल है सर, ये कायरल सेंटर बिल्कुल है। कैसे पता चला? OH अलग, इधर से एनवायरमेंट अलग है, इधर अलग है, और एक H अलग है। यहां एक H अलग, इधर से एनवायरमेंट अलग, इधर से अलग, तो दोनों कायरल सेंटर आएंगे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 आएगा। 2 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं आ रहा। लेकिन तुम्हें यह पता है क्या ये जीआई दिखाते हैं? भाई जीआई तो दिखाते हैं ना, जीआई तो दिखा रहे हैं ना। हम स्टीरियो सेंटर काउंट करते टाइम जीआई वाले नहीं ले रहे, लेकिन हाँ एग्जीबिशन की बात आएगी तो बता पाओगे ना, ये तो बता पाओगे कि जीआई एग्जिबिट करेगा। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर आ जाएगा S, क्योंकि ये जीआई एग्जिबिट तो कर रहा है ना। स्टीरियो सेंटर की बात आती, स्टीरियो सेंटर आता आपका 2। ठीक है, तो इसका S आ गया। इधर आ जाओ सर, ये जीआई एग्जिबिट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। डाई सब्स्टिट्यूट दिख रहा है भाई डाई नहीं, खैर हालांकि टेट्रा दिख रहा है, 1 2 3 4 ग्रुप लगे हुए हैं यहां पर, है ना। 2 भी होते तो भी काम चल जाता, चारों अलग अलग पोजीशन पे लगे, बिल्कुल एग्जिबिट करेगा। S आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और सोच लो सर, ये कायरल सेंटर है, बिल्कुल है। यहां से अलग एनवायरमेंट, यहां से अलग एनवायरमेंट, और मिथाइल अलग, H अलग। सर ये कायरल सेंटर है, बिल्कुल है। ये कायरल सेंटर है, बिल्कुल है, और ये वाला है। देखो चारों डायरेक्शन में जाओ, डिफरेंट डिफरेंट आपको चीजें दिख रही होंगी। सर यहां पर स्टीरियो सेंटर 4 आ रहे हैं, तो P, तो S के साथ P भी आएगा इसका, तो PS आंसर आएगा इसका। सर ये जीआई एग्जिबिट करेगा, बिल्कुल करेगा, तो S सही है एकदम। एक कायरल सेंटर ये है और एक ये है। देखो इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग। देखो ना आप, यहां मिथाइल था, एक H था, यहां से चले एनवायरमेंट अलग है, यहां मिथाइल आ रहा है, यहां से चले एनवायरमेंट अलग है ना। तो जीआई दिखाएगा, और स्टीरियो सेंटर इसके कितने आएंगे? 2 आएंगे, जो कि कायरल सेंटर होंगे। ज्योमेट्रिकल सेंटर अपन काउंट नहीं करते स्टीरियो सेंटर में। इधर आ जाओ, 1 2 और 3 कायरल सेंटर है, और यही काउंट हो जाएंगे आपके किसमें? स्टीरियो सेंटर में। तो R आ जाएगा, और एक S तो बेटा होना ही है इसमें। क्यों? डाई सब्स्टिट्यूट दिख रहा है क्या? ट्राई दिख रहा है सर, ये 1 2 3 3 जगह पे मिथाइल लगे। अगर डाई भी होता, 2 अलग अलग पोजीशन पे भी होता, तो भी जीआई दिख जाता है। 3 जगह है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो R और S आ जाएगा इसका। क्या ये बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चला जाए। आइए, अब इस सवाल में देखिए क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब इन्होंने स्टीरियोजेनिक बोल दिया, यानी कि कायरल सेंटर पूछ रहे हैं आपसे, है ना। कायरल पूछ रहे, बताओ कौन कौन से है। क्या सर ये वाला कायरल है? बिल्कुल है। ये वाला है क्या? नहीं, sp2 है भाई, ये sp2 ये नहीं है। ये वाला है क्या? नहीं है, 2 मिथाइल लगे। ये वाला है, बिल्कुल है। देखो मिथाइल अलग, इधर से एनवायरमेंट अलग, इधर से अलग। सर ये वाला है, बिल्कुल है। देखो ये है, ये है, और ये है, ये नहीं है। क्यों? 2 मिथाइल लगे, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। समझे? कायरल सेंटर 3 आएंगे, ऐसे चेक करना है आपको। आइए और सवाल करते तो अच्छा लगेगा। अगला सवाल देखें जरा क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी कायरल सेंटर एक्सक्लूडिंग नाइट्रोजन सेंटर। नाइट्रोजन नहीं लेना, इन्होंने मना किया है। ठीक है, इन मॉर्फिन, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर ये ध्यान से देखिएगा। सर ये डबल बॉन्ड वाले तो सारे sp2 होंगे यार, ये थोड़ी कायरल होंगे, सब sp2 हैं ये तो। ठीक है, सब sp2 हैं। सर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, तो ये भी sp2 है, मतलब ये भी कायरल नहीं है। सर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, ये भी कायरल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये देखो जरा, क्या ये कायरल है? बिल्कुल है। देखो यहां से अलग एनवायरमेंट, यहां से अलग एनवायरमेंट, यहां से अलग, और यहां से अलग, चारों ग्रुप अलग है। सर ये वाला कायरल है? बिल्कुल है। ये sp2 है, ये sp2 है, ये नहीं है। सर ये वाला कायरल है? बिल्कुल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वाला भी तो कायरल है। क्यों? यहां और यहां अलग अलग एनवायरमेंट है। देखो इधर जाओगे आप, आगे बढ़ो ना, इधर जाओगे आपको ऐसी बेंजीन वाली रिंग दिख रही है, इधर जाओगे यहां OH वगैरह दिख रहा है, इधर जाओगे डबल दिख रहा है ना, इधर जाओगे ऐसी रिंग दिख रही है। ठीक है बेटा, ये कोई कार्बन नहीं है, ध्यान सुनना। यहां पर इन्होंने बॉन्ड ऐसे ऊपर से निकाल दिया ये। ठीक है, बॉन्ड ऊपर से निकला हुआ है ये। तो सर ये कायरल हो गया। ठीक है, ये कायरल हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ो, नाइट्रोजन भी कायरल है, लेकिन लेना नहीं है, मना किया है। सर ये कायरल हो जाएगा। देखो H अलग, N अलग, ऊपर एनवायरमेंट अलग, इधर अलग। तो 1 2 3 4 5 आ रहा है। देखो ध्यान से देख लो जरा, देखो ना, एक ये कार्बन हो गया, 1 2 3 4
5, और तो कोई नहीं दिख रहा, ये कार्बन है नहीं, है ना, ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, बस हो गया, 5 आ जाएगा आंसर आपका। अगर आपसे सवाल में ये हटा देते कि एक्सक्लूडिंग नाइट्रोजन हटा देते, है ना, मतलब अब आपको नाइट्रोजन भी लेना था, तो अब ये नाइट्रोजन भी हो जाता, यानी कि अब आंसर 6 हो जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन द गिवन कंपाउंड। बताओ जरा, एक एक करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, कहां से शुरू करूं, इधर से चलता हूं, ऐसे चल लूंगा, छोटा सा कंपाउंड सर ये कायरल है क्या, बिल्कुल है, चारों ग्रुप अलग दिख रहे हैं। सर ये कायरल हो गया 2, ये तीसरा, काउंट करते जाना, ये चौथा, ऑक्सीजन के पास तो 2 2 लोन पेयर, तो ये होंगे नहीं, चौथा हो गया। सर ये 5वां, 6th, ये sp2 है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये नहीं होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और कायरल सेंटर बोले तो 19। नाइट्रोजन भी काउंट होगा, देखो जरा, नाइट्रोजन भी तो काउंट होगा, नाइट्रोजन के लिए मना थोड़ी किया यहां। सॉरी 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 सॉरी, ओ नाइट्रोजन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 2 मिथाइल लगे हैं। अरे यार क्या हरकत करी है 2 मिथाइल लगे हैं यार, ये थोड़ी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 आ रहा है। अगला काउंट करते हैं, आओ, 1 2, ये सब sp2 दिख रहे हैं, 3, ये जंप करके गए, और यहां पर अब अलग, यहां एक ही मिथाइल है, पिछली वाली गलती मत करना। ठीक है, तो 1 2 3 4 और देख लो, 5 6, देखो, आप बोलोगे सर मॉर्फिन में पीछे भी तो करवा दिया आपने सवाल, 5 आ रहा था ना उसमें, उसमें नाइट्रोजन एक्सक्लूडेड बोला था, यहां लेना है तुम्हें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और एक नाइट्रोजन यहां पर ले रहे हो, क्योंकि यहां आपको मना नहीं किया, 6 आएगा इसका। ठीक है, चलें आगे, पॉज करके नोट तो कर ही लोगे आप। अगला देखो जरा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। आइए जरा, ये सब sp2 दिख रहे हैं आपको, यहां शुरू करो। 1, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, 2 3, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में, 4, और यहां 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये नहीं आएगा, है ना, सेम लगे ना। तो 1 2 3 और 4, ये लोन पेयर रेजोनेंस में, ये लोन पेयर रेजोनेंस में। ठीक है, यहां पर 2 H लगे तो ये नहीं होगा, और ऑक्सीजन के पास सबके बाद 2 2 लोन पेयर है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, इसका आंसर 4 आ गया। अगला देखो जरा, इसको कर लेते हैं, sp2 सब sp2 देखना, ये वाला sp3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका 9 आ जाएगा आंसर। काउंट कर लो एक बार फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, और तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। अगला सवाल, टोपोमैक्स, टोपोमैक्स, टोपो भाई आओ जरा, 1 2 3 4 और यहां पर 2 H होंगे, CH2 है ना, बस। ठीक, और इसको ओपन करके देख लेते हैं, O लगा है, S लगा है, डबल बॉन्डो NH2, तो ये दोनों ऑक्सीजन सेम लगे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 दिख रहा है मेरे को, यहां 2 मिथाइल लगे तो ये भी नहीं होगा, NH2 में नाइट्रोजन के पास 2 H लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। सल्फर के पास दोनों ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इधर आ जाओ जरा, इसके बाद 2 मिथाइल हैं तो ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। देख लो जरा, काउंट कर लो, और क्या काउंटिंग ही तो करनी है, जोकॉर नाम है इसका। भाई एनवायरमेंट चेक कर लो, अलग अलग दिखने चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, इन द फॉलोइंग कंपाउंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर, आओ इसमें चेक कर लेते हैं। 1, और ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, कोनिन बोलते इसको, कोनिन। अगला देखो जरा, मेंथॉल में देख लो, 1 2 और 3, इसके पास तो 2 मिथाइल है, इसका 3 आ गया।
इधर आ जाओ जरा, मीठी मीठी सी दवाई, यहां देखें जरा, सब sp2 है, 1 2 3 और 4। नाइट्रोजन के लिए मना थोड़ी किया, कायरल सेंटर में आता है 1 2 3 4, तो इसका 4 आ जाएगा। चेक कर लोगे ना ऐसे, बस यही खेलना है आज अपने को, ठीक है। आओ कुछ सवाल और करवा देता हूं। द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन द कंपाउंड आर रेस्पेक्टिवली, कायरल सेंटर बताना, ठीक है, बता देना जरा। 1 2, इधर आ जाओ, 1 सल्फर भी तो होगा, 1 2 3, तो इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। इधर आ जाओ, 1, तो क्या आ जाएगा, 2 3 1, 2 3 1 है, इसमें एक ही, अरे सॉरी 0, अरे पगला गए हो का, ये दोनों सेम लगे हैं यार ये और ये दोनों सेम लगे, पगला गएगा, 0 2 3 0 230, बताओ मतलब कहां चला गया दिमाग। अरे ये एसाइल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड 2 लगे हैं यार, क्या हरकत थी। अगला, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, आइए काउंट कर लेते हैं। कहां शुरू करें, यहां शुरू करते हैं। 1, क्योंकि एनवायरमेंट अलग अलग है, आगे बढ़ो, इधर चलो इधर चलो इधर चलो, 2 इधर चले, 3 नहीं, 4 5 6, भाई 3 इधर हैं तो 3 इधर होंगे, हो गया 6। ये सही सवाल था, ट्राई करते रहना आप पॉज करके, है ना। अगला देखो, अमंग द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर, अच्छा ठीक है, क्या चाहिए, ऑल 4 हैव कायरल सेंटर, 1 2 हैव कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, अच्छा ये चेक करना है, कायरल कार्बन चेक करना है। ये कायरल है, बिल्कुल है सर, ये कायरल है, बिल्कुल है सर, ये कार्बोकेटाइन है, नहीं है सर, यहां 2 इथाइल लगे हैं, ये भी नहीं है, तो 1 और 2 के पास कायरल कार्बन है, बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सेटिवीन इज शोन बिलो, हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी कि कायरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक लिख दिया ना तो कायरल पूछा है, ठीक है। आओ जरा चेक करते हैं, ये देखो, 1 आगे बढ़े, ये वाला 2 है ना, और ये जंप करके निकाला है ना, ऊपर से निकला हुआ इसके, है ना, एक ये होगा 3, ठीक, एक ये होगा 4 और एक ये होगा 5, देखो 1 2 3 4 5, बाकी ये sp2 हो गए, यहां 2 2 H हो गए, यहां 2 ग्रुप सेम ग्रुप लगे, है ना, डी आ जाएगा आंसर। और ये कैसा दिख रहा पता है, ये ऐसे जंप करके आया ऊपर से, ये है ना। अगला बताओ, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ध्यान से देखो जरा, एक ये वाला हो जाएगा, चारों ग्रुप अलग हैं, 1 और 1 2, कायरल सेंटर पूछा, स्टीरियो सेंटर नहीं पूछा, है ना, 1 और 1 2 आ जाएगा आंसर आपका, बी आ जाएगा, ठीक है। अगला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बिलो देयर इज 1 स्टीरियो सेंटर, फाइंड इट, क्या कहना है इनका, 1 स्टीरियो सेंटर, एक चाहिए। स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, जियोम सेंटर और कायरल सेंटर, है ना। और ये कह रहे हैं कि भैया एक ही है, चेक कर लेते हैं, आइए, क्या यहां पर एक कायरल कार्बन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड वाले हम लेते हैं जी आई, वो हमें लेना नहीं है क्योंकि है ही नहीं डबल बॉन्ड, कहां से पैदा थोड़ी कर देंगे। तो ये हो गया एक, तो ये हो गया, ठीक है, क्यों, एक कायरल यानी कि स्टीरियो सेंटर 1 हो गया। इधर आ जाओ जरा, ये वाला कायरल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों मिथाइल सेम सेम है ना, तो ये कायरल नहीं होगा क्योंकि दोनों मिथाइल सेम है, ये कायरल होगा, ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला बताना जरा, ये सी वाला, ये कायरल है क्या, बोलो, ये कायरल है, बिल्कुल है, तो इसका स्टीरियो सेंटर 1 आ जाएगा। अगला बताओ, ये कायरल है क्या, बिल्कुल, तो इसका स्टीरियो सेंटर 1 आ जाएगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल है नहीं इसमें, ठीक। इधर बात करूंगा तो ये कायरल आ गया, और इसके लिए बोलूंगा तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं कहलाया क्योंकि यहां सेम लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये एक कायरल हो जाएगा, तो स्टीरियो सेंटर इसका 1 आ जाएगा। इधर आ जाओ जरा, सर एक कायरल हो जाएगा, स्टीरियो सेंटर इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका कहना था कि देयर इज 1, फाइंड इट, ये तो सभी आ रहे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलो देयर इज 1, अच्छा 1 ही तो आएगा, बस फाइंड करना था कौन सा है, फाइंड इट, माइंड इट, फाइंड इट, यहां 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 और यहां, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आइए जरा, कायरल कार्बन बताना है, मेरे को लग रहा है कि मामला जो है सिमेट्री दिख रही है ना। आओ इधर चेक करते हैं, एक कायरल
2 3 4 5 6। देखो जरा, ये कायरल है, ये कायरल है, 2 3 4, इधर 5, इधर 6, और 6 का डबल 12, क्योंकि रिपीट कर रहा है ना, तो आंसर 12 कर दो, है ना, पूरा रिपीट हो रहा है, तो सिमेट्री दिख रही है। देखो 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, देखो, है ना, 12 हो जाएगा। अगला, फॉर ईच ऑफ दी कंपाउंड बिलो फाइंड ऑल द कायरल सेंटर, है ना, फाइंड ऑल द कायरल सेंटर चाहिए आपको इफ एनी। ठीक है, कायरल सेंटर निकाल लो आप तो। ठीक है, यहां पर इनको स्टीरियोजेनिक सेंटर लिखना चाहिए यार, सही डेफिनेशन है ना। चलो कायरल सेंटर हम निकाल लेते हैं, बताना जरा ध्यान से। देखो जरा, थोड़ा बस काउंट करने में ध्यान रखना, 1 और 1 2। ठीक है, यहां ये कायरल है और ये भी कायरल है, 2, यहां ये कायरल हो गए, यहां ये कायरल हो गए, यहां 1 2 3 4, ये तो sp2 हो गए, है ना, और 5, क्यों सर, यहां से चलूंगा अलग एनवायरमेंट है, यहां चलूंगा अलग एनवायरमेंट है, और 6, 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाओ, 1 2, बस यहां 1, ऐसे आप काउंट कर लो। ठीक है, अच्छा यहां स्टीरियो सेंटर भी लिखा हुआ है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूछो क्यों नहीं, आ जाएगी दिक्कत, ए वाले में आ जाएगी, डेफिनेशन सही लिखना जरूरी है, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलना चाहिए अगर कायरल सेंटर पूछ रहे हैं, क्योंकि फिर ए वाले में दिक्कत आ जाएगी। अगर स्टीरियो सेंटर आप मान लोगे ना इसको, तो ये डबल बॉन्ड वाले लेने पड़ेंगे, है ना, तो कई बार किताबों में सही से लिखा नहीं रहता, स्टीरियोजेनिक लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। स्टीरियो सेंटर अलग चीज है, स्टीरियोजेनिक सेंटर अलग चीज है। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर मतलब कायरल सेंटर प्लस जीआई सेंटर, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, नंबर ऑफ कायरल कार्बन निकाल लेते हैं जरा। क्या ये कायरल है? नहीं है, फंस मत जाना मालिक, दोनों मिथाइल सेम लगे। क्या ये कायरल है? बिल्कुल है, एच अलग ओ एच अलग, ये अलग ये अलग। क्या ये कायरल है? बिल्कुल है, ठीक है। ये कायरल है? बिल्कुल है, ऊपर अलग इधर अलग इधर अलग। ये कायरल है? बिल्कुल है, ये कायरल है? बिल्कुल है, ये कायरल बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चेक करते जाओ, पॉज करके देखो, ट्राई करना है आपको, पॉज करके ट्राई करो और फिर क्रॉस वेरीफाई करना आंसर। चलो पॉज करो जरा, पॉज करके ट्राई कर लेना सवाल। 1 2 रिकॉर्डेड में ये रहता है कि अगर आपका लेक्चर 1 1.5 घंटे का है तो आपका वो ऑटोमेटिकली 2 घंटे बन जाता है, क्योंकि आप लिख भी रहे होगे, सवाल भी सॉल्व कर रहे होगे साथ साथ, है ना। 1 2 3 4 5, इधर अलग इधर अलग इधर अलग इधर अलग, 5 आ जाएगा आंसर। समझ गए खेल। अगला देखो, द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कि कायरल सेंटर, देखना जरा। 1 2 3 4 5, बस उधर मिथाइल लगे इधर मिथाइल लगे, तो 3 2 5 आंसर आ जाएगा। चारों जगह का एनवायरमेंट अलग होना चाहिए। अगला, अपन ने क्या करा, जितनी भी किताबें चलती है ना मार्केट में एडवांस लेवल की, सारे सवाल अपन ने उठा के डाल दिए। ठीक है, एक सारे सवाल कर लो, खत्म हो गया काम। 1 2 स्टीरियोजेनिक चाहिए ना, हाँ, तो फिर ये स्टीरियो सेंटर नहीं, स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कि कायरल। चलिए 1 2 3 क्योंकि अलग एनवायरमेंट है, 4 क्योंकि देखो इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, 5 6 देखो 1 2 3 4 5 6, आंसर 6। ठीक है, अगला सवाल, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन पेनिसिलिन, बताओ जरा। कायरल कार्बन चाहिए ना, आ जाओ, कार्बन चाहिए भाई। 1 2 3, आंसर 3। ये तो जेई मेन का PYQ भी है। ठीक है, अगला, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट इन द फंगीसाइड। ठीक है, कायरल कार्बन चाहिए ना बस, ठीक है। ये नाइट्रोजन दिख रहा है मेरे को, ये कायरल दिख रहा है क्या, देखो इधर से अलग एनवायरमेंट है, इधर से अलग, इधर लंबी चेन लगी, इस तरफ जाओगे तो एक ही हो गया, 2 आंसर 2। देखो इधर के तो सब sp2 है, कार्बन ही चाहिए था ना। अगला, नंबर ऑफ, अच्छा सॉरी मैंने आपको होमवर्क ही करवा दिया, ये मुझे होमवर्क देना था। चलो ठीक है, हटा देता हूं, आधे मुझे करने थे आधे आपको करने थे, है ना। आप लोगों की भारी डिमांड पर मैंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया, आप कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर दे दो और सर आंसर भी साथ में अटैच कर दो ताकि हम चेक कर ले, तो मैंने ना सबके आंसर यहां अटैच कर दिए। ठीक है,
इधर सबके आंसर है, आधे सवाल मैंने कर दिया, आधे आपको करने, चलो ट्राई करना आप, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी आधे आपके लिए होमवर्क हो चुके हैं, ठीक है। चलिए तो मुलाकात करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा काउंटिंग में ध्यान रखना, है ना। अगर दिमाग आपका इधर उधर हो गया तो काउंटिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, भगवान थोड़ी है ना। तो काउंटिंग में थोड़ा ध्यान रखना, कायरल कार्बन काउंट करते टाइम, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।